स्वागत है आप सभी का होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। आज का जो क्लास है हमारा वो हेल्थ साइंस का होगा और विषय अगर पूछा जाए उसके अंतर्गत टॉपिक क्या रहेगा तो वो रहेगा हमारा संक्रामक रोग कारण और उपचार। तो संक्रामक रोग में हम आज कारण भी जान सकते हैं और उपचार से भी प्रश्न आपको मिलेंगे और संक्रामक रोगों के संक्रमण किस किस माध्यम से होते हैं इसके प्रश्न आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। थोड़ा बहुत हम आगे बात अगर करेंगे तो इनके रोकथाम की उपायों की बात करेंगे, ठीक है। लेकिन मेनली जैसे आपके बहुत सारे संक्रामक रोग होते हैं, छोटी माता होता है, खसरा है, डिप्थीरिया है, चेचक है, कुकर खांसी है, टिटनेस है, ये सभी आपके क्या है संक्रामक रोग हैं। तो इनकी मेनली हम बात कहाँ करेंगे आपसे सेकंड वीडियो में करेंगे, संक्रामक रोग की सेकंड वीडियो में। इस वीडियो में सिर्फ हम अभी हमने जो नाम लिए आप मतलब स्टार्टिंग में जो चीज़ें बताई हम उसके प्रश्न करेंगे, ठीक है। तो क्लास में बने रहिएगा अंत तक, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। और जल से फैलने वाले जो संक्रामक रोग हैं वो आप हमारी जब प्लेलिस्ट में जाएंगे किसकी हेल्थ साइंस की प्लेलिस्ट में, तो वहाँ पर आपको वो वाली वीडियो मिल जाएगी। तो ये संक्रामक रोगों से प्रश्न बनते हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आप की तैयारी है तो कोई बात नहीं, नहीं है तैयारी तो भी रिवीजन आप ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जल से फैलने वाले रोग की क्लास हो चुकी है। आज हम सामान्य संक्रामक रोगों के कारण, उपचार और निवारण की बात करेंगे, रोकथाम की बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो भी संक्रामक रोग जैसे कि जल से फैलते हैं, वायु से फैलते हैं, प्रत्यक्ष संपर्क से रोग फैलते हैं, तो ये सारे जो रोग फैलते हैं उनके जो रोग हैं वो प्रश्न हम अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो आज क्लास की बातें तो बहुत लंबी हो गई और अच्छी लगे तो भाई चैनल को एक काम जरूर करिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और कोई विषय हो आपका, किसी विषय में बात करना चाहते हो तो कमेंट भी कर सकते हो। क्वेश्चन बना आपने देख लिया, स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक तत्व क्या हैं। क्या शुद्ध जल आवश्यक है, वायु आवश्यक है, भोजन आवश्यक है या उपयुक्त तो सभी। तो हमारे लिए स्वस्थ रहने के लिए ये सारी ही चीज़ें आवश्यक हैं, ठीक है। शुद्ध जल होना चाहिए, वायु भी शुद्ध होनी चाहिए और भोजन भी सही और शुद्ध होना चाहिए, नहीं तो बहुत सारी बीमारियां हमें घेर सकती हैं। क्वेश्चन 2 है, क्वेश्चन बहुत से बेसिक लगेंगे आपको लेकिन कुछ क्वेश्चन आपको फंसाएंगे भी। 2 क्वेश्चन क्या है 2 नंबर का, शरीर में विषाणु और जीवाणु विषैला पदार्थ उत्पन्न करने के लिए शरीर में किसके द्वारा प्रवाहित होते हैं। जो शरीर में विषाणु वायरस होते हैं, जीवाणु जो बैक्टीरिया होते हैं, क्या होते हैं, ये विषैला पदार्थ उत्पन्न करते हैं, ठीक है। लेकिन शरीर में ये किसके द्वारा प्रभावित होते हैं, यहाँ पर शरीर के अंतर्गत बात की जा रही है। तो क्या जल द्वारा प्रवाहित होते हैं, भोजन द्वारा प्रवाहित होते हैं, रक्त परिसंचरण द्वारा या फिर उपर्युक्त सभी द्वारा। तो यहाँ पर प्रवाह की बात कर रहे हैं ये लोग, ठीक है। प्रवाहित होते हैं कहाँ, शरीर में, शरीर के अंदर की बात ये कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर आपके हिसाब से सही होगा, मेरे हिसाब से रक्त परिसंचरण तंत्र, और यही वाला सही होगा। रक्त परिसंचरण द्वारा जो होता है हमारे शरीर में प्रवाह होता है रोगों का, ठीक है। बकाया तो भोजन द्वारा भी होता है, जल द्वारा भी संक्रमण होता है, लेकिन प्रवाह करने का शरीर में, शरीर के अंदर की बात, शरीर में मतलब शरीर के अंदर की बात कर रहे हैं तो वो रक्त परिसंचरण द्वारा होता है। इसीलिए प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, नहीं तो आंसर गलत हो जाएंगे और ये SCRT के आंसर है, गलत हो ही नहीं सकते। क्वेश्चन नंबर 3 है, शरीर में रोगाणुओं के प्रवेश करने से लेकर रोग के लक्षण प्रकट करने तक के समय को क्या कहते हैं। जब शरीर में रोगाणुओं के मतलब रोगाणुओं का प्रवेश होता है, ठीक है, फिर वो क्या करते हैं, लक्षण प्रकट करते हैं, तो उस समय के लिए क्या कहते हैं। क्या उद्भवन काल कहते हैं, क्या इनक्यूबेशन पीरियड कहते हैं, या सी ऑप्शन है केवल ए, या डी ऑप्शन है ए और बी दोनों। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा। कभी कभी आजकल क्या है, गूगल सर्च का ज़माना है, तो वही चीज़ हिंदी में आप अगर सर्च करो कोई चीज़, ठीक है, तो इंग्लिश में अगर कोई चीज़ सर्च करो तो कई बार क्या होता है सेम वर्जन हिंदी में लिख के आ जाता है, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश सेम, मतलब क्या करते हैं, इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसको क्या करते हैं हिंदी में ही टाइप करके दे देते हैं वो लोग गूगल सर्च में। तो यही चीज़ क्या करते हैं ये लोग पेपर में कर देते हैं, सेम गूगल से उठाते हैं और वही चीज़ टाइप कर लिखवा देते हैं पेपर में, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों आंसर करेक्ट होंगे। इनक्यूबेशन कहते हैं किसमें, इंग्लिश में, और उद्भवन काल कहते हैं हिंदी में। तो ये जो लक्षण होते हैं, लक्षण प्रकट करने तक का जो समय होता है, जैसे आप किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए और उस व्यक्ति से वो रोग आपके अंदर आ गया,
तो उस समय जब वो आया और उसके बाद भाई आया तो आज रोग, लेकिन लक्षण आपके अंदर 2-3 दिन बाद प्रकट हो रहे हैं, तो वो जो समय है क्या है, इंक्यूबेशन पीरियड या उद्भवन काल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हमारे शरीर की रोगाणुओं से रक्षा करते हैं क्या प्रतिरक्षी हमारे शरीर की रक्षा करते हैं, या वायरस करते हैं, या एंटीबॉडीज़ करते हैं, या फिर ए और सी दोनों सही हैं। तो हमारे शरीर की जो रोगाणुओं से रक्षा होती है कौन करता है, क्या आप बता सकते हैं? आंसर दीजिएगा जल्दी से प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर हमारा ए और सी आंसर सही होगा। क्यों? वही बात दिमाग खोल के रखिए, प्रतिरक्षी और एंटीबॉडीज़ बात एक ही है। हिंदी में प्रतिरक्षी कहते हैं, इंग्लिश में एंटीबॉडीज़ कहते हैं। ये दोनों ही क्या करते हैं, हमारी शरीर की रोगों से रक्षा करते हैं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन 5 है, संक्रामक रोगों का संवहन किसके माध्यम से होता है? संक्रामक रोगों का संवहन किसके माध्यम से होता है? संवहन मतलब हमारे शरीर में किस किस माध्यम से संक्रामक रोग पहुंचते हैं? क्या वायु व जल से, भोजन व रक्त व कीड़े से, निम्न में से एक से अधिक, या फिर डी ऑप्शन है केवल है? आंसर दीजिए जल्दी से भाई। तो हमारे शरीर में जो संक्रामक रोग होते हैं वो वायु और जल से भी पहुंचते हैं, बिल्कुल सही है। भोजन से भी सही पहुंचते हैं और रक्त से भी पहुंचते हैं और कीड़े से भी पहुंचते हैं, जैसे कि मच्छर हैं, मक्खी है, ठीक है, क्या है, एक तरीके के कीड़े हैं ये, है ना, कीट पतंगे हैं नहीं है। डेंगू आप जानते हो मच्छर से फैलता है, प्लेग किससे, पिस्सू से फैलता है, तो एक तरीके के कीड़े के अंतर्गत ही ये चीज़ें आती हैं। ओके, तो हमारा निम्न में से एक से अधिक आंसर हो जाएगा। एक सेकेंड, निम्न में से एक से अधिक आंसर हो जाएगा, मतलब सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। संक्रामक रोग फैलते हैं, ए ऑप्शन वायु द्वारा, बी ऑप्शन भोजन एवं जल द्वारा, सी ऑप्शन है संपर्क एवं रक्त द्वारा, डी ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो जो संक्रामक रोग होते हैं भाई किस किस के माध्यम से फैलते हैं? एक तो वायु द्वारा फैलते हैं, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। दूसरा किसके माध्यम से फैलते हैं? भोजन एवं जल के, जो भी आहार हम लेते हैं उसके माध्यम से भी शरीर में हमारे रोग हो जाते हैं। जैसे कि भोजन एवं वायु द्वारा की ही बात करें तो चेचक हो गया, मेनली चेचक आपसे पूछा जाता है, और इसके साथ साथ छोटी माता हो गया, खसरा हो गया। लिख लीजिएगा वायु के द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं? चेचक, छोटी माता, ओके, छोटी माता, और क्या हो गया? खसरा हो गया, तपेदिक हो गया, ठीक है, तपेदिक हो गया, ओके, डिप्थीरिया हो गया, डिप्थीरिया, और क्या? काली खांसी। ये सारे रोग किससे होते हैं? वायु के संपर्क से होते हैं। अब हम बात कर लें अगर भोजन एवं जल द्वारा, तो आपको हमने बताया था अभी इससे पहले वाली जो जल द्वारा संक्रमण की क्लास ली थी मैंने, उसमें बताया था क्या था? हैजा हो गया, ठीक है, हैजा हो गया, और किसका क्या हो गया? हैजा के साथ टाइफाइड हो गया, ओके, पेचिस हो गया। ये सारे रोग किससे फैलते हैं आपके? ये फैलते हैं आपके किससे? भोजन एवं जल से। संपर्क द्वारा बहुत सारे, प्रत्यक्ष संपर्क से बहुत सारे रोग फैलते हैं, जैसे कि दाद हो गया, ओके, दाद हो गया, खाज हो गया, खुजली हो गया, कुष्ठ रोग हो गया। ये संपर्क द्वारा फैलते हैं, कुष्ठ रोग भी संपर्क से फैलता है। और रक्त द्वारा अगर हम बात करें, रक्त के माध्यम से कौन कौन से रोग फैलते हैं, तो रक्त के माध्यम से आपके जो रोग फैलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें भी ध्यान रखिएगा। मलेरिया, ठीक है, मच्छर काटता है, ओके, फिर एक व्यक्ति को जो रोग होता है दूसरे को वही मच्छर काटता है जाके, तो वो रक्त क्या होता है? पहले व्यक्ति का रक्त, जिससे पहले काट के गया मच्छर, उसका रक्त लगा है, उसकी जो भी जिससे भी वो काटता है, चोंच कह सकते हैं, तोते की तरह, चिड़ियों की तरह होती है, दूसरे को काटेगा तो वही ब्लड उसके ब्लड में मिल जाएगा, ठीक है। तो मलेरिया, डेंगू, प्लेग, पीत ज्वर, और क्या? फाइलेरिया, ये किससे होते हैं? रक्त के माध्यम से फैलते हैं, ओके। तो क्या इतना याद रहेगा आपको? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या था? आंसर तो दिया ही नहीं, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, संक्रामक रोग का डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, दांत, खाज, खुजली जैसे चर्म रोग फैलते हैं, ए ऑप्शन संपर्क द्वारा, बी ऑप्शन जल व भोजन द्वारा, सी ऑप्शन मच्छर द्वारा, डी ऑप्शन भोजन द्वारा। तो दांत, खाज, खुजली वाले रोग किससे फैलते हैं? अभी तो जस्ट बात की, अब तो आपको ये क्लियर हो गया होगा किसके द्वारा ये फैलते हैं रोग। तो ये फैलते हैं किसके द्वारा? संपर्क के द्वारा। तो ये ऑप्शन हमारा यहाँ कैसा हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, संपर्क द्वारा। यहाँ पर अगर प्रत्यक्ष संपर्क लिखा हो तो भी सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 8 है, हैजा, टाइफाइड, अतिसार तथा पेचिस आदि का संक्रमण मुख्य रूप से किसके माध्यम से होता है? तो जल एवं आहार से होता है। बी ऑप्शन वायु व प्रत्यक्ष संपर्क से होता है, रक्त व संपर्क से होता है, डी है उपर्युक्त सभी। अच्छा, जो जल से फैलने वाले रोगों की क्लास मैंने आपको पहले क्यों दी? क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा प्रश्न बन रहे थे, तो मैंने सोचा, और वो अलग से टॉपिक भी दिया हुआ था और उसमें जल से संबंधित भी बहुत से प्रश्न थे, इसीलिए मैंने वो आपको क्लास अलग से दे दी। लेकिन इसमें भी आप जल से देखो पढ़ रहे हो बराबर, जल से होने वाले रोगों के विषय में यहाँ पर भी बात की गई है। ओके, तो कोई बात नहीं, थोड़ा रिवीजन हो जाएगा, और ऐसा नहीं है, और प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट, और सेम प्रश्न भी नहीं है, प्रश्न चेंज है, थोड़ा बहुत अंतर जरूर है। ठीक है, तो हैजा, टाइफाइड, अतिसार तथा पेचिस जो होते हैं, ये रोग जो होते हैं मुख्य रूप से किसके माध्यम से होते हैं, ये बताना है। तो हमने आपको क्या बताया, इनमें से कौन सा सही होगा? भाई आंसर दीजिए आप लोग। आई होप आंसर आपने मन में ले लिया होगा। तो जल एवं आहार से ये रोग फैलते हैं। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 9, हैजा, अतिसार, पेचिस रोग के व्यापक संक्रमण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हैजा, अतिसार, पेचिस रोग के व्यापक संक्रमण में, देखो जल से तो ये फैलते हैं, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, आहार से भी हो जाता है, ये भी पता है। तो लेकिन जल में और आहार में दिक्कत आती कहाँ से, बीमारी आती कहाँ से? भाई कहीं ना कहीं, कोई मान लो किसी का पेट गड़बड़ है, उसने मोशन पास किया, उस पर कोई मक्खी बैठी, वो जाके कहाँ बैठ गई? भोजन पर बैठ गई, है ना, तो आ गई ना बीमारी वहाँ से चल के दूसरे के पास तक। तो क्या यहाँ पर कौन सा आंसर सही होगा? मक्खी जो होगा यहाँ पर आंसर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, मक्खी आंसर बिल्कुल सही होगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। मुख्य रूप से जो हैजा है, अतिसार है, पेचिस है, इस बीमारी की जो जिम्मेदार है वो मक्खी है। ठीक है, मक्खी जो है इस बीमारी की मेनली जिम्मेदार है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन सा संक्रमण रक्त के माध्यम से होता है? ए ऑप्शन है मलेरिया व पीतज्वर, बी ऑप्शन है डेंगू व फाइलेरिया, सी ऑप्शन है प्लेग, डी ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। कौन सा आंसर यहाँ पर आपके हिसाब से बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए? तो मैं कहूँगी कौन सा आंसर, भाई यहाँ पर जो है डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। चाहे मलेरिया हो, चाहे पीतज्वर हो, डेंगू हो, फाइलेरिया हो, प्लेग हो, ये सभी किससे होते हैं? किससे होते हैं भाई? संक्रमण जो होता है इनका रक्त के माध्यम से होता है। ठीक है, तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, संक्रामक रोगों की रोकथाम के सामान्य उपाय हैं। स्वास्थ्य विभाग को सूचित करना, बी ऑप्शन है रोगग्रस्त व्यक्ति को अलग रखना, सी ऑप्शन है रोग प्रतिरक्षा के उपाय करना, डी ऑप्शन उपर्युक्त सभी। संक्रामक रोगों की रोकथाम के उपाय क्या हैं, ये आपको बताने हैं। तो हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ये सभी सही होगा, क्योंकि जब भी अगर आपके क्षेत्र में, आपके एरिया में कोई संक्रामक रोग के लक्षण आपको दिखें, ठीक है, कोई समस्या है गंभीर रूप से पूरे मोहल्ले में हो गई है, पूरे एरिया में हो गई है, तो आपको क्या क्या करना है? सबसे पहले तो आप स्वास्थ्य विभाग को सूचित करें, रोग विग्रस्त जो व्यक्ति है उसको अलग करने का प्रयास करें, जैसे आपके घर में कोई है तो उसे अलग करो। ठीक है, और प्रतिरक्षा के उपाय करो कि और लोगों को वो रोग ना हो, और प्लस जिसको है वो भी सही हो जाए। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके साथ एक चीज़ और करनी है आपको, रोगाणुनाशन, इसे भी नोट कर लेना, ये उपाय हैं। ठीक है, ये पूछे जा सकते हैं। तो ये उपाय हैं, क्या है? रोगाणुनाशन के लिए क्या करें? उपाय करें, रोगाणुनाशन संबंधी उपाय करें। ठीक है, कि रोग जो हैं, जो वाहक हैं वो मर जाएंगे। ठीक है, तो क्या है? बीमारी खुद ब खुद कंट्रोल हो जाएगा। जैसे कोरोना वायरस था, तो वो वायरस अगर मर जाता तो बीमारी खुद ही खत्म हो जाती, तो उसको रोकने का उपचार करो। क्वेश्चन नंबर 12 है, रोग प्रतिरक्षा या रोग प्रतिरोधक क्षमता कितने प्रकार की होती है? क्या ये 2 प्रकार की होती है? क्या ये 3 प्रकार की होती है? सी है 4 प्रकार की, या डी है 5 प्रकार की? तो रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है बच्चों, वो कितने 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, कोई बता सकता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता 2 प्रकार की कौन कौन सी होती है? तो एक तो आपकी होती है प्राकृतिक, ठीक है, एक तो होती है प्राकृतिक जो आपके अंदर पाई जाती है, या फिर एक सेकंड पढ़ लीजिए पहले, रोग प्रतिरोधक क्षमता। ठीक है, एक तो रोग प्रतिरोधक स्वयं होती है क्षमता जो प्राकृतिक रूप में पाई जाती है आपके अंदर। ठीक है, आपका इम्यून सिस्टम जो है, जो प्राकृतिक है, जिसके लिए आपने कोई टीका नहीं लगवाया, कोई दवाई नहीं खाई, कुछ नहीं किया। ठीक है, और दूसरी होती है कृत्रिम अथवा अर्जित। ठीक है, कृत्रिम भी कहते हैं इसको, अर्जित भी कहते हैं। ओके, अर्जित क्यों कहते हैं, बता सकता है कोई? आगे हम बात करेंगे। अर्जित रोग प्रतिरोधक क्षमता, कृत्रिम व अर्जित प्रतिरोधक क्षमता, और एक होती है प्राकृतिक, ये 2 तरीके की होती है।
क्वेश्चन नंबर 13 है, अर्जित रोग प्रतिरोधक क्षमता कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, 3, 4, 5। तो अर्जित रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है बच्चों, ये भी 2 प्रकार की होती है। मैंने ऐसे प्रश्न इसलिए बनाए हैं कि आपको ये चीज़ें याद हो जाएं, आपको अलग कहीं पढ़ना ना पड़े। तो ये भी 2 प्रकार की होती है। कैसे? एक होती है प्रथम, ठीक है, एक प्रथम रोग प्रतिरोधक क्षमता मानी जाती है। इसमें प्रथम में क्या होता है, अगर आपसे पूछा जाए तो मान लो जैसे कि किसी व्यक्ति को टाइफाइड होता है, समझने के लिए टाइफाइड होता है तो कहते हैं दोबारा उसको टाइफाइड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसके अंदर उस चीज़ को लड़ने की शक्ति आ गई है। अब एक बार उसे टाइफाइड हो चुका है तो अब वो क्या है, अब दोबारा उसको नहीं होगा। तो ये क्या होता है, प्रथम रूप है कृत्रिम रोग प्रतिरोधक क्षमता का, ये प्रथम रूप है। क्यों? क्योंकि बीमारी के होने से ही यह चेचक है। चेचक एक बार अगर किसी व्यक्ति को हो जाता है तो दोबारा नहीं होता। टाइफाइड एक बार किसी व्यक्ति को हो जाता है तो ऐसा कहा जाता है दोबारा नहीं होता। हालांकि टाइफाइड मैंने कई बार देखा लोगों को रिपीट हुआ है, लेकिन उसके रीज़न होते हैं, रिपीट होने के भी रीज़न होते हैं। वो हम कभी और बात करेंगे टाइफाइड वगैरह की, तब बात करेंगे, नहीं क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। तो प्रथम में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, अर्जित रोग प्रतिरोधक क्षमता 2 प्रकार की होती है। जो प्रथम रूप होता है, बीमारी के द्वारा ही आपकी शक्ति इसके मतलब रोगों से लड़ने की आती है। जैसे कि हमने अभी क्या बताया, टाइफाइड होगा तो दोबारा टाइफाइड नहीं होगा, चेचक होगा तो दोबारा चेचक नहीं होगा। तो मतलब क्या है, ये क्या है, क्षमता आपने अर्जित कर ली है रोग से लड़ने की। ओके, लेकिन द्वितीय प्रकार की होती है, सेकेंड प्रकार की होती है, सेकेंड टाइप होता है। उसमें क्या होता है, या तो आप टीके लगवाओ, ठीक है, मेनली आप क्या करोगे, टीके लगवाओगे, तब जाकर आपको वो उसकी क्षमता आपके अंदर विकसित होगी। ठीक है, तो इतना याद रहेगा। द्वितीय प्रकार की क्षमता हम कैसे अर्जित करते हैं, उसमें हम टीका लगवाते हैं जो भी बीमारी है उससे संबंधित। ओके, तो यहाँ पर एक करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रथम प्रकार की कृत्रिम रोग प्रतिरोधक क्षमता से संबंधित रोग हैं। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, और अगर आपने अभी मेरी बात सुनी होगी तो आंसर बिल्कुल सही होगा। प्रथम प्रकार की कृत्रिम रोग प्रतिरोधक क्षमता से संबंधित रोग है। ए ऑप्शन है चेचक तथा टाइफाइड, बी ऑप्शन है हैजा तथा पेचिस, सी ऑप्शन है मलेरिया तथा डेंगू, डी ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो हमारा क्या था आंसर इसका, अभी तो हमने बताया था जस्ट आपको। क्या होगा आंसर, बता सकते हो, करेक्ट आंसर बता सकते हो? ए ऑप्शन करेक्ट होगा 14 नंबर का। चेचक तथा टाइफाइड किससे होता है, प्रथम प्रकार की कृत्रिम रोग प्रतिरोधक क्षमता है ये। ठीक है, रोग प्रतिरोधक क्षमता 2 तरीके की होती है, ध्यान रखिएगा। प्रथम में क्या होता है, बीमारी होगी और दोबारा वो बीमारी नहीं होगी, मतलब आप उस बीमारी से लड़ने के योग्य हो गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, स्वास्थ्य विज्ञान की भाषा में रोगाणु या जीवाणुओं को नष्ट करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? स्वास्थ्य विज्ञान की भाषा में जो रोगाणु होते हैं, वायरस होते हैं या जो भी हैं, या जीवाणु होते हैं, उनको आप नष्ट कर रहे हो तो इस प्रक्रिया को क्या कहोगे? क्या निसंक्रमण कहोगे, बी ऑप्शन है निसंक्रामक कहोगे, सी ऑप्शन है संक्रमण कहोगे, डी उपर्युक्त सभी। तो हम इसको क्या कहेंगे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, रोगाणु या जीवाणुओं को नष्ट करने की प्रक्रिया को जो होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, निसंक्रमण की बात कर रहे हैं। ठीक है, निसंक्रमण की बात कर रहे हैं। तो इसको हम अगर हम इंग्लिश में बात करें, निसंक्रमण को क्या कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा, इसको हम कहते हैं डिसइंफेक्शन। ठीक है, डिसइंफेक्शन। ओके, क्या कहते हैं हम इसको, डिसइंफेक्शन कहते हैं। ओके, डिसइंफेक्शन कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, निसंक्रमण को डिसइंफेक्शन। ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य विज्ञान की भाषा में रोगाणुओं या जीवाणुओं को हम नष्ट करने की प्रक्रिया की बात कर रहे हैं। मतलब हम चाह रहे हैं कि नष्ट हो जाए वो जीवाणु, वो कीटाणु, वो रोगाणु जिससे बीमारी फैल रही है। ठीक है, वो नष्ट हो जाएगी तो क्या है, बीमारी किसी और को नहीं होगी, जिसको हो गई है उसको तो हो गई, लेकिन नेक्स्ट किसी को नहीं होगी। तो हम ये प्रक्रिया क्या कहेंगे, निसंक्रमण। लेकिन उन जीवाणुओं को मारने के लिए कुछ तो चीज़ इस्तेमाल करेंगे, चाहे प्राकृतिक तरीके से, भले ही हम उसके ऊपर सूर्य की किरणें डालें, या फिर हम रासायनिक पदार्थ का यूज़ करें, जैसे कि हम मक्खी मच्छर ना आए इसलिए क्या करते हैं, जो फिनाइल वगैरह डालकर पोछा लगाते हैं। ठीक है, तो ये जो हम पदार्थ यूज़ कर रहे हैं वो कहलाते हैं निसंक्रामक। दोनों का अंतर याद रखिएगा, ये बहुत आपको डिस्टर्ब कर सकता है प्रश्न। ठीक है, स्वास्थ्य विज्ञान की भाषा में अगर बात करें रोगाणु या जीवाणु को नष्ट करने की प्रक्रिया तो वो निसंक्रमण कहलाती है। लेकिन इन जीवाणुओं और रोगाणुओं को नष्ट करने के लिए जो हम पदार्थ इस्तेमाल कर रहे हैं उसको हम निसंक्रामक कहते हैं। ओके, निसंक्रामक कहते हैं। क्या इतना आपको समझ आया? ओके, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 16, निसंक्रमण की प्रमुख विधियाँ। एक सेकेंड, और संक्रमण आप जानते हो, जो समस्या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आ जाए,
ठीक है। मान लो कोई समस्या मुझे है, वो समस्या आपको लग जाए तो वो क्या है, संक्रामक है, संक्रमण कर रही है, एक व्यक्ति से दूसरे में जा रही है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निसंक्रमण की प्रमुख विधियां हैं। भौतिक निसंक्रमण, प्राकृतिक निसंक्रमण, सी ऑप्शन है रासायनिक निसंक्रमण, या डी ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो हम निसंक्रमण जो होता है कैसे कर सकते हैं, क्या तीनों के द्वारा कर सकते हैं? तो आपसे कभी भी पूछा जाए निसंक्रमण की कितनी विधियां हैं, तो बताना 3 है। कितनी है? 3 विधियां हैं। कौन कौन सी हैं? एक तो भौतिक निसंक्रमण, दूसरी प्राकृतिक, और तीसरा क्या है, रासायनिक निसंक्रमण। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है। भौतिक निसंक्रमण में हम बहुत सारे काम करते हैं, जैसे खासतौर से उबालना, किसी चीज़ को उबाल दो, धूप दिखा दो, ठीक है, सूखी गर्म हवा दिखा दो, ये सारी चीज़ें होती। प्राकृतिक में हम बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, जैसे DDT का इस्तेमाल करते हैं, कीट पतंगे ना आए, ओके। और क्या करते हैं, कार्बोलिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं, जैसे किसी के मलमूत्र की सफाई करनी है, थूक, गंदे वस्त्र की सफाई करनी है, तो इसको हम इसका यूज़ करते हैं, यहाँ पर कार्बोलिक एसिड का यूज़ करते हैं, क्लोरीन का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे। और रासायनिक निसंक्रमण की अभी हम बात कर रहे थे। प्राकृतिक में आप जानते हो क्या आता है प्राकृतिक में, आपके सूर्य की किरणें हो गई, हवा पानी हो गया, हवा वगैरह। ओके, बढ़ते हैं आज क्वेश्चन नंबर 17 पर। निसंक्रमण की भौतिक विधि नहीं है। ए ऑप्शन जलाना, भाप व बाष्प निसंक्रमण द्वारा, बी ऑप्शन सूखी गर्म हवा द्वारा निसंक्रमण, सी ऑप्शन उबालना, डी ऑप्शन है फिनाइल व DDT द्वारा निसंक्रमण। निसंक्रमण की इनमें भौतिक विधि कौन सी नहीं है? क्या किसी चीज़ को जलाना, हम लोग जला देते हैं, तो वो हम क्या कर रहे हैं भाई, भौतिक चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, चीज़ को जला दे रहे हैं। किसी के कपड़े हैं, संक्रमित हैं, तो हम उनको क्या करते हैं, या तो जला देते हैं, ठीक है, या हम भाप दिखा देते हैं, या फिर हम बाष्प भाप एक ही लगभग बात है, ठीक है, या फिर क्या करते हैं, सूखी गर्म हवा से क्या करते हैं उस चीज़ को, जैसे खासतौर से अगर बात की जाए शीशे की कोई चीज़ है, चमड़े की कोई चीज़ है, या प्लास्टिक के बर्तन है, तो उसमें हम क्या करते हैं, सूखी गर्म हवा द्वारा उसको निसंक्रमित कर देते हैं। या फिर डायरेक्ट क्या करें, कोई चीज़ उबालने वाली है तो हम उसको उबाल देते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम कोई चीज़ उबाल देते हैं, वो क्या हो जाती है, निसंक्रमित हो जाती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पर क्या होगा, डी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। क्योंकि जो डी ऑप्शन करेक्ट क्यों है, क्योंकि ये एक रसायन है, और यहाँ पर बात कर रहे हैं भौतिक विधि की। तो ऊपर वाली जितनी विधियाँ हैं, चाहे जलाना, जालना लिखा है, ये जलाना होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जलाना, ओके, और भाप या बाष्प द्वारा निसंक्रमण करना, या फिर सूखी गर्म हवा द्वारा निसंक्रमण करना, या फिर उबालना, ये तीनों चीज़ें क्या हैं, भौतिक विधि हैं, ठीक है, ये तीनों चारों चीज़ें भौतिक विधि हैं, ओके। लेकिन फिनाइल का यूज़ कर रहे हैं, DDT का, तो ये रासायनिक विधियाँ हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्राकृतिक निसंक्रमण के लिए आवश्यक है शुद्ध वायु, सूर्य का प्रकाश, जल, या उपर्युक्त सभी। तो प्राकृतिक निसंक्रमण, आपको यहाँ पर ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी मेरे हिसाब से, क्योंकि क्वेश्चन को मैंने इस तरीके से रिपीट किया है और मैं बोल भी रही हूँ। तो प्राकृतिक निसंक्रमण के लिए क्या आवश्यक है, ये सभी आवश्यक है। शुद्ध वायु होनी चाहिए, सूर्य का प्रकाश होना चाहिए, जल होना चाहिए, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आप जो सुबह की धूप होती है, अगर उस धूप को ले लेते हो, तो जो किरणें आपके ऊपर पड़ती हैं, वो आपके शरीर के बहुत सारे रोगों को प्राकृतिक तौर पर ही मार देती हैं, और आपके अंदर जो चीज़ सेल्स होती हैं वो एक्टिवेट होती हैं, तो आपका विटामिन डी भी काम करने लगता है, ओके। क्वेश्चन नंबर 19, रासायनिक निसंक्रमण के लिए आवश्यक नहीं है सूर्य की किरणें, चूना व फिनाइल, सी ऑप्शन है DDT, डी ऑप्शन है कार्बोलिक एसिड व क्लोरीन। तो बात हो रही है रासायनिक निसंक्रमण की, तो यहाँ पर एक तत्व क्या दिया है, सूर्य की किरणें, क्या दिया है, सूर्य की किरणें, तो ये आंसर गलत हो जाएगा ऑप्शन, क्यों, क्योंकि ये तो प्राकृतिक है, यहाँ पर रासायनिक की बात हो रही है, तो यहाँ पर सूर्य की किरणें आवश्यक नहीं होंगी। लेकिन चूना व फिनाइल आवश्यक है, DDT आवश्यक है, कार्बोलिक एसिड और क्लोरीन भी आवश्यक है। क्लोरीन अगर आपसे पूछी जाए तो ये हरे रंग की गैस होती है, ध्यान रखिएगा, हरे रंग की गैस होगी, और बहुत सारी चीज़ों की बात हम कर चुके हैं पहले की क्लास में, तो आप वो क्लास देख सकते हैं, ओके। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। रोगाणुओं के प्रवेश तथा रोग के लक्षण प्रकट होने के मध्य कुछ ना कुछ अंतराल अवश्य होता है। इस अंतराल को स्वास्थ्य विज्ञान की भाषा में क्या कहा जाता है? रोगाणुओं के प्रवेश तथा रोग के लक्षण प्रकट होने के मध्य, आपके अंदर रोगाणु प्रवेश किए, मान लो कोई बीमारी मुझे थी संक्रमण वाली, वो आपने मुझे छुआ या फिर मेरे संपर्क में आए, चाहे मेरी छींक के माध्यम से आपके ऊपर पहुंच गए, या फिर मैंने आपको टच किया, किसी भी माध्यम से आपके अंदर पहुंच गए, ठीक है। तो वहाँ से लेकर एक प्रश्न मैं इससे संबंधित अभी आपसे पूछ भी चुकी हूँ इससे पहले, लेकिन इसमें 2 शब्द अलग हैं, ओके। तो ये ध्यान रखिएगा, एक एक शब्द
इम्पॉर्टेंट होता है कंपटीशन में। तो आपके अंदर वो बीमारी गई और उसके बाद वो लक्षण प्रकट हुए, तो उस अंतराल को विज्ञान की भाषा में क्या कहा जाता है, या हेल्थ साइंस में क्या कहा जाता है? क्या उद्भवन काल कहा जाता है, या संप्राप्ति काल कहा जाता है, या केवल बी या ए व बी दोनों? तो मैंने क्या बताया, यहाँ पर ये दोनों ही सही होंगे, ए व बी दोनों। उद्भवन अवधि भी कहते हैं, संप्राप्ति काल भी कहते हैं। बीमारी होने से और दिखाई देने तक के समय को हम क्या कहते हैं, उद्भवन अवधि या फिर संप्राप्ति काल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, चेचक की उद्भवन अवधि मानी जाती है, ये बताना है आपको। क्या 10 से 20 दिन, 10 से 12 दिन, 5 से 20 दिन, या फिर 1 से 8 दिन? तो जो चेचक की उद्भवन अवधि होती है वो होती है कितनी? बी ऑप्शन करेक्ट होगा, 10 से 12 दिन। ठीक है, और 10 से 20 दिन अगर आपसे बात की जाए किसकी होती है, तो ये होती है छोटी माता की। छोटी माता के लक्षण आपको 10 से 20 दिन में प्रकट होते हैं, छोटी माता के। अगर 5 से 20 दिन की हम बात करें तो 5 से 20 दिन में आपको टाइफाइड के लक्षण दिखाई देते हैं, टाइफाइड। या फिर 7 से 21 भी आपको मिल सकता है, 7 से 21 या फिर 5 से 20, ये दोनों आंसर करेक्ट हो सकते हैं, लगभग आसपास के हैं। और बात करें 1 से 18 दिन में किसके लक्षण हमें दिखते हैं, तो डिप्थीरिया के। डिप्थीरिया के लक्षण हमें 1 से 18 दिन में दिखाई देते हैं। अगर डिप्थीरिया हमारे ऊपर अटैक करेगा तो 1 से 18 दिन में हमें इसके लक्षण प्रकट होंगे। लेकिन अगर सबसे कम समय अगर लगता है किसी में, तो वो होता है हैजा में। हैजा जो है आपकी क्या होती है, कुछ घंटों से लेकर, अगर हैजा की समस्या हुई है, सॉरी घा है ये कुछ, तो क्या होगा, कुछ घंटों से लेकर 4 दिन में ही आपको लक्षण दिख जाएंगे। ठीक है, 4 दिन में ही आपको लक्षण दिख जाएंगे। और ये चटर पटर वाली बीमारी होती है, अगर केयर कर ली तो सही है, नहीं तो बहुत जल्दी व्यक्ति मर भी जाता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 22, BCG का टीका किस रोग का उपाय है? क्षय रोग, हैजा, कुकर खांसी या टिटनेस? तो जो BCG का टीका होता है वो किस में लगाया जाता है, टीबी में, टीबी में लगाया जाता है, क्षय रोग में ये टीका लगाया जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, मलेरिया फैलता है मक्खी द्वारा, मच्छर द्वारा, चूहे द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो मलेरिया किसके माध्यम से फैलता है? बी ऑप्शन करेक्ट होगा, मच्छर द्वारा। ओके, मक्खी द्वारा हैजा फैलता है, और चूहे के ऊपर होते हैं पिस्सू, और पिस्सू से फैलता है प्लेग। क्वेश्चन नंबर 24, टिटनेस के जीवाणु पाए जाते हैं मिट्टी में, गोबर में, जंग लगे लोहे पर, या इन सभी पर? तो टिटनेस के जो जीवाणु होते हैं वो इन सभी पर पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में से क्षय रोग किसके द्वारा फैलता है? क्या क्यूलेक्स के माध्यम से, बैसिलस के माध्यम से, वायरस के माध्यम से, या अमीबा के माध्यम से? तो यहाँ पर क्या सही होगा, बैसिलस। ठीक है, बैसिलस जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। यहाँ पर जो नाम होता है इसका पूरा ट्यूबरकुलोसिस बैसिलस होता है। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस हम इसको कहते हैं, टीबी को। ठीक है, तो यहाँ पर यह ध्यान रखिएगा, या फिर आपको खाली ट्यूबरकुलोसिस भी मिल जाता है लिखा हुआ, तो ये मतलब चीज़ आपको ध्यान रखना है। क्यूलेक्स किससे होता है? क्यूलेक्स से कौन सा रोग होता है? फाइलेरिया। ठीक है, फाइलेरिया, हाथी पाँव जिसे कहते हैं, फाइलेरिया क्यूलेक्स से होता है। वायरस से बहुत सारे रोग होते हैं, आपको अभी हमने बात की ही थी, जैसे चेचक एक वायरस से होने वाला रोग है। ठीक है, छोटी माता भी वायरस से होने वाला रोग है। और अमीबा से भी क्या है, अमीबी पेचिस होती है, आप जानते हो, ये पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये रोग किससे फैलते हैं, इसकी भी हम किससे कौन सा रोग फैलता है ये भी हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्लास कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं ऐसे ही वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।